हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का स्क्रीन पे आप देख चुके होंगे टॉपिक, दैट इज़ फैक्टरिंग। फ्रेंड्स, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि जे से अभी ईजी है, टफ है, ये सब। देखो फ्रेंड्स, कुछ टफ या कुछ ईजी नहीं होता है। आप पढ़ के गए, क्वेश्चंस आपको आ गए, आपने आंसर लिख दिए, आप पास हो गए, दैट इज़ ईजी। आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया और आप उस पेपर में फेल हो गए तो आपके लिए टफ हो गया, दैट्स ऑल। आपने क्या है कि बस टफ और इजी का नहीं सोचना है, आपने सिर्फ मार्क्स लाने का सोचना है, ठीक है। और दूसरी एक क्वेरी ये थी कि स्टडी मटेरियल लोग, हाँ, आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कभी स्टडी मटेरियल किसी का ले आएंगे, अब नाम में स्पेसिफाई नहीं करेंगे, कभी किसी का लाते हैं, कभी किसी का लाते हैं। तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो टॉपिक है वो नहीं समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं, हमने कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना है। 60 से 70 नंबर का पढ़ेंगे, 50 नंबर हमारे आ जाएंगे। जय बी से बी क्लियर, ऑल दी बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टरिंग। देखो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपने कुछ भी पढ़ना है तो सबसे पहले ना उसका चार्ट जरूर बना लें। अब जैसे फैक्टरिंग है, इसमें चार्ट क्या बनेगा? फैक्टरिंग होता क्या है? एक तरह से मीडिएटर होता है, किसके बीच में? बायर और सेलर, या आप ले लेंगे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। ठीक है, इसके बीच में क्या काम आएगा? फैक्टर। इसी तरह से मैंने रेपो रेट वाली वीडियो बता दी है आपको, तो उसमें भी ऐसे ही एक चार्ट है। फ्रेंड्स, चार्ट से ऐसा होता है, ये चीज़ हमारे दिमाग में ऐसी छप जाएगी कि वो फिर आगे जाके कंफ्यूजन नहीं करेगी, क्योंकि क्या होगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि फैक्टरिंग, इन फैक्टरिंग, फैक्टर इज बिटवीन बायर सेलर इंपोर्टर एक्सपोर्टर, इस तरह चार ऑप्शन दे देंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। यहाँ पे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो एजेंट प्रिंसिपल और इस तरह करके भी देते वो लोग, और उसमें पूछ रहे थे कि मीडिएटर का काम करता है, क्या करता है, फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई है तो आप अपने आप ही आंसर निकाल सकते हैं। फैक्टर क्या होगा? एक तरह से मीडिएटर होगा। जैसे कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में मीडिएटर कौन बनना चाह रहा है? यूएस, ठीक है। तो उसी से ध्यान रखेंगे, फैक्टर किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। तो अब कहानी फैक्टरिंग की शुरू ऐसे होती है कि मान लीजिए कोई बायर है और कोई सेलर है, ठीक है। बायर ने क्या करा? गुड्स ले लिए और सेलर ने गुड्स दे दिए। तो सेलर क्या करेगा? बायर को देगा बिल्स। किस चीज़ के बिल्स? कि तूने जो है, या बोल सकते हैं इसको इनवॉइस, कि तूने जो है इतना सामान खरीद लिया है और अब मेरे पैसे दे। तो क्या होगा कि सेलर से बायर एकदम से लेते ही साथ साथ तुरंत पैसे तो देगा नहीं। ये कम से कम क्या मांगेगा? 30 दिन या 45 दिन का टाइम मांगेगा, ठीक है। तो 30 से 45 दिन पैसा रुक गया सेलर का। इसकी वजह से इसको बहुत अफेक्ट होता है बिजनेस को, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी खत्म हो गई है। तो अब ये क्या करेगा? बिल या इनवॉइस लेके जाएगा फैक्टर के पास में। फैक्टर क्या काम करेगा? फैक्टर दो तरह से होगा, 80% और 100%। वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू, आपकी रेपुटेशन किस तरह से है। मान लो अगर आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं तो आपका क्या होगा? बिल 100% पे हो जाएगा। अगर नहीं है तो 80% पे होगा। अभी 80 और 100 का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए। क्या होता है कि मान लीजिए इनवॉइस आपकी रुपीज़ 100 की है, 100 से समझाना आसान होता है इसलिए मैं 100 लेता हूँ, 100 की है, ठीक है। आप गए फैक्ट्री के पास में, फैक्टर ने अपना कमीशन भी ले रहा है, तो आपको क्या करा? उसने 80 रुपये दे दिए। बिल, इनवॉइस तो 100 की थी लेकिन आपको दिए 80 रुपये। और 20 रुपये क्या करा? उसने हेल्ड कर लिए। 20 रुपये वो कब देगा? जब इसकी पेमेंट, फैक्ट्री की पेमेंट बायर से मिल जाएगी, ठीक है। जब फैक्टर की जेब में बायर डाल देगा 100 रुपये, तो वो अपना कमीशन वगैरह काट लेगा और इसके जो आपके बचे हुए पैसे हैं वो दे देगा, ठीक है। और 100% फाइनेंसिंग में क्या होगा कि फैक्टर आपका पूरा पूरा पैसा उसी टाइम में दे देगा और बाद में आपसे जो है चार्जेस ले लेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इसमें कि दोनों, एक टर्म होती है फोरफेटिंग करके, ठीक है। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ फैक्टरिंग बताया था, फोरफेटिंग नहीं बताया था। तो इसमें मैं आप क्लासिफिकेशन करके बता देता हूँ आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स, इस तरह ही बना लेंगे डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग। सुन के खुद से लिखेंगे तो जल्दी याद होगा, ऐसे स्क्रीनशॉट जब तक लेते रहेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे नोट्स आपको अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स इकट्ठे करके प्रिंट आउट करके आपने कबाड़ा नहीं इकट्ठा करना है, सिर्फ अपने माइंड में वो बात रखनी है, ठीक है। फ्रेंड्स, फैक्टरिंग,
अ फैक्टर एक्ट्स एज अ फाइनेंसर। फैक्टर क्या होता है, एक तरह का फाइनेंसर की तरह से एक्ट करता है और क्या देता है, पैसा देता है। मैंने मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये फैक्टर क्या होगा, एक मीडिएटर होगा। यहाँ एक टर्म और लिख लेते हैं, फाइनेंसर, ताकि आपको उससे रिलेट करने में आसानी होगी। तो ये क्या करेगा, सेलर और बायर के बीच में जो पिक्चर शूट हो रही है उसको पैसा देगा, फाइनेंसर होगा। जैसे कि पिक्चरों में होता है, प्रोड्यूसर पैसा लगा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अ फैक्टर एक्ट्स एज अ फाइनेंसर। क्लियर हो गया। बैंक्स कैन नॉट डू फैक्टरिंग बट दे कैन प्रमोट इट सब्सिडीज। देखो अब क्या होता है कि बैंक से भी तो लोन वगैरह लेते हैं ना, तो हम फैक्टरिंग का काम उससे क्यों नहीं करवा लेते हैं? क्योंकि बैंक के पास में तो बायर का भी अकाउंट होगा और सेलर का भी होगा, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वहाँ से रिकवर कर सकता है। लेकिन बैंक्स को अलाउड नहीं होता फॉरफिटिंग, सॉरी फैक्टरिंग। बैंक्स कैन नॉट डू फैक्टरिंग। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कैन द बैंक्स डू फैक्टरिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक फैक्टरिंग नहीं करेगा, लेकिन बट दे कैन प्रमोट इट सब्सिडीज। सब्सिडीज होती है जैसी उसी की है छोटी कंपनी। ठीक है, सब्सिडीज का पार्ट जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत क्लियर हो जाएगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। बट अभी ये समझ ली थी उसी का पार्ट। फैक्टर नॉट ओनली पेज बट आल्सो कंट्रोल द क्रेडिट गिवन एंड एडमिनिस्टर या मेंटेन्स द सेल्स लेजर। अब सबसे बड़ी बीमारी ये होती है कि जो बायर है वो फैक्टर को एकदम से पैसा साथ साथ नहीं देता, कई बार टुकड़ों में देता है या कई बार इनवॉइस बार बार मांगता है। तो फैक्टर जो होगा ये काम करेगा, क्या करेगा, उसका लेजर वगैरह बनाएगा, और जो उससे क्रेडिट आ रहा है, कितना आ रहा है, कब आ रहा है, वो सब चीज़ें उसको अगर इनवॉइस प्रोवाइड करनी है तो वो सारा काम फैक्टर देखेगा। नेक्स्ट देखो, परचेज ऑफ डेब्ट्स बाय फैक्टर कैन बी ऑन रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स बेसिस। ठीक है, एक यहाँ पे ये टर्म आ जाता है कई बार कि रिकोर्स क्या होता है और विदाउट रिकोर्स क्या होता है। तो मैं एक नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, इफ इट इज विदाउट रिकोर्स द क्लाइंट इज नॉट लाइबल टू पे द टू द फैक्टर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बायर टू पे। देखो आपने बिल दिखाए सेलर ने और फैक्टर से पैसे ले लिए, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होगा कि जो आपका क्लाइंट है, बायर, वो पैसे नहीं देता है, तो उसमें पैसा किसका फंसेगा, इस फैक्टर महाशय का। तो इसमें ना दो तरह की फैक्टरिंग होती है, या तो विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स में क्या होता है कि जो क्लाइंट है, सेलर है, वो लाइबल नहीं होगा कि बायर पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि विदाउट रिकोर्स और विद रिकोर्स में क्या होता है। एक बार और डेफिनेशन दोबारा देख लेंगे। इफ इट इज विदाउट रिकोर्स द क्लाइंट इज नॉट लाइबल टू पे। विदाउट और नॉट, इससे ध्यान रखेंगे कि लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरफिटिंग। फॉरफिटिंग और फैक्टरिंग में दोनों में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। अंतर हल्का सा है कि फॉरफिटिंग हमेशा 100% होगी, ये दिमाग में बिठा लेना। पूरा इनवॉइस दिया आपने और पूरा पूरा पैसा मिलेगा फॉरफिटिंग में। द एक्सपोर्टर डज नॉट कैरी द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर। डिफॉल्ट रिस्क नहीं होगा इसमें। ठीक है, एक्सपोर्टर डज नॉट कैरी द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। ठीक है, ऑलवेज विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का हम समझ गए कि कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर मान लो फैक्टरिंग को पैसा नहीं मिला बायर से, तो एक्सपोर्टर की कोई भी उसमें नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फैक्टरिंग एज यूज ओनली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि फैक्टरिंग जो है आपकी इंपोर्ट वगैरह में भी काम करेगी, लेकिन जो है फॉरफिटिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स में काम करेगी। ठीक है, एंड वेयर द सेल इज सपोर्टेड बाय बिल्स। और ये भी ध्यान रखें कि बिल्स भी होने चाहिए अगर आपने फॉरफिटिंग से करना है। फॉरफिटिंग में यही फायदा है कि आपको 100% मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे, द फाइनेंसर डिस्काउंट्स द बिल्स 100%। ये देखो, फैक्टरिंग में क्या हो रहा था कि 80 या 100% भी हो रहा था, लेकिन कई जगह पे 80% ही होता है। ठीक है, लेकिन फॉरफिटिंग में ये फायदा है कि 100% होगा। एंड कलेक्ट्स द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द बायर ऑन ड्यू डेट्स। ठीक है, आपने माल खरीदा बेचा, आपने फॉरफिटिंग के पास गए और अपना पैसा ले लिया। अब ये काम फॉरफिटिंग का है कि उसने कब ड्यू डेट पे बिल दिखाने और बायर से पैसे लेने हैं। ड्यू डेट होता है जैसे कि मान लो बिल के ऊपर आपकी इनवॉइस डेट छपी हुई है 30 अप्रैल,
ठीक है, तो इसमें आपको 1 महीने का टाइम मिलता है कि सामान मतलब ये सामान लिया है उसके 1 महीने बाद पैसे मिलेंगे। तो ये 1 महीने बाद कब होगा? 1 मई का तो पूरा महीना चला गया, 1 जून। ठीक है, तो जिसने सामान खरीदा है बेचा है उसको ये सब चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है कि ड्यू डेट कब है क्या कुछ है। उसे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है और आगे सब कुछ फॉरफिटिंग वाला देखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।